जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। संपूर्ण क्रांति। हमने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनी थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब बात यह है कि सिंहासन खाली करवाया भी, जनता आई भी, जनता जो है वो जनार्दन बनी भी, तख्ता पलट भी हुआ। लेकिन जेपी के नाम से जो मशहूर थे यानी कि जयप्रकाश नारायण, उनकी इस संपूर्ण क्रांति का क्या फल केवल और केवल 1977 की जनता पार्टी की सरकार ही निकला? क्या उसका फल नीतीश कुमार और लालू यादव के रूप में ही निकला? क्या समाजवाद उसी रूप में हमारे सामने आया और उसका परिणाम हमें बिहार के जंगल राज के रूप में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला? तो ये जो है संपूर्ण क्रांति, उसकी विफलता जो हुई, उसकी विफलता के कारण क्या हुए? किस कारण से, कौन लोग उसके पीछे थे, क्या कुछ कमी रह गई थी? इतना जन समर्थन मिलने के बावजूद भी, उसके उपरांत भी अगर इस तरीके की घटनाएं हमारे समक्ष आती हैं कि 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी पूरे जनपद के साथ में, पूरे बहुमत के साथ में सत्ता में आती है, तो क्या इसका कोई कारण रह जाता है? हमें वर्तमान में समझने के लिए समझना चाहिए, जरूरी है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ में प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी गुरु जी पधार रहे हैं और वो आप सभी से एक हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है उन दिसंबर के माह में, उसके बारे में भी आपसे कुछ बात कहने वाले हैं। स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार निधीश जी। मित्रों, एक अंतराल के बाद जम्मू टॉक्स में हम सब मिल रहे हैं और 21 से 25 दिसंबर तक पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक बड़ा कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम करने की योजना है, जिसमें देश के पहले से भी अधिक संख्या में विचारक, राजनीति शास्त्री, समाज वैज्ञानिक, इतिहासकार आदि आकर और राष्ट्र से संबंधित जो भी हम लोग विषय तय करेंगे उसमें बात करेंगे, जिससे कि बहुत जानकारी बढ़ेगी देश के विषय में, दुनिया के विषय में, इतिहास के विषय में, राजनीति के विषय में बड़ी जानकारी बढ़ेगी। इसका ठीक ठीक टॉपिक क्या होगा ये जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इसमें आप सबका सहयोग पिछले बार की ही तरह रहे, बल्कि पिछले बार से थोड़ा अधिक रहे, तो ये कार्यक्रम भव्यता के साथ हो सकेगा। पिछली बार का कार्यक्रम भी बहुत ही सुंदर रहा और श्री निधीश जी जो ईमेल देंगे उसमें आप लोग अपना सहयोग और अपना संकल्प दोनों दे सकते हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले वर्ष का कार्यक्रम सफल किया था, इस वर्ष और भी अधिक शक्ति से जुटे हैं और बहुत से लोगों ने सहयोग किया था, वो सब सहयोग करेंगे ही। हमारा अनुरोध है कि अन्य हमारे श्रोता भी उत्साह के साथ आगे आएं और इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग। मित्रों, अब जो आज का विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। रेखा, एक मिनट। जी गुरु जी, गुरुजी तुरंत आ रहे हैं। और जो बात गुरुजी ने कही थी वो 2000 बात हुई और 2022 में वो होने वाली है। थीम और विषय और जैस विचारक जो हैं वो आपको शीघ्र पता लगेंगे। सत्रों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं और उसके लिए हमें अपने मेल आईडी पर आप लिख सकते हैं, हम आपको उसके बारे में सूचित करेंगे। जी गुरुजी, आप पधार गए हैं। जी, अपनी बात जी, रखें। आज का जो विषय है, आज 11 अक्टूबर है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन। और जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत सारे काम किए देश के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े रहे, इसके बाद कम्युनिज्म का त्याग भी किया, फिर देश में और बहुत से काम किए, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा दी। लेकिन उनका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और जो देश भर में चर्चित रहा और जिसे अपार लोकप्रियता मिली, वो है संपूर्ण क्रांति आंदोलन। तो जैसा निधीश जी ने प्रश्न उठाया है कि ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन, आप में से बहुत से लोग उस समय बहुत छोटे रहे होंगे या शायद जन्म भी नहीं लिए होंगे, लेकिन संपूर्ण क्रांति आंदोलन जिन्होंने देखा है अथवा पढ़ा है विस्तार से, वो जानते हैं कि अभूतपूर्व आंदोलन था। मानो सारा देश उसमें सहभागी होने के लिए, समर्थन देने के लिए उमड़ पड़ा था।
तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन जो उसके उद्देश्य थे वो क्या थे और जो परिणाम हुए वो क्या रहे, ये इस पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। मित्रों, इसके पहले जो भारत में राजनीति में रुचि रखने वाले समूह हैं, जो प्रायः अखबार से या मीडिया से अथवा राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए प्रोपेगेंडा से ही प्रभावित होते हैं, गंभीर अध्ययन मनन राजनीतिक विषयों में प्रायः भारत में नहीं होता, क्योंकि जो मेधावी लोग माने जाते हैं वो या तो विज्ञान में चले जाते हैं, प्रौद्योगिकी में चले जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर सहित वैज्ञानिक और तकनीकी प्रौद्योगिकी विषयों में जाते हैं, या फिर प्रशासन में जाते हैं। और सामान्यतः जिसे आर्ट्स कहा जाता है, वो भारत में अपवाद प्रतिभाओं को छोड़ दें तो वो कमजोर विद्यार्थियों के लिए माना जाता है कि अच्छा, कोई डिग्री लेनी ही चाहिए। डिग्री क्यों लेनी चाहिए ये भी स्पष्ट नहीं था, बस डिग्री लेनी चाहिए, उससे होता है कि हम बीए हैं, हम एमए हैं, तो आर्ट ले लो। तो राजनीतिक विषयों में कोई अध्ययन अध्यापन प्रायः है गहरा नहीं रहा है। इसका एक प्रमाण ये भी है कि भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय बने, विद्या केंद्र बने, लेकिन आज तक 75 वर्षों में एक भी विश्वविद्यालय ने, एक भी विश्वविद्यालय के किसी भी राजनीति शास्त्री विद्वान ने भारतीय राजनीति शास्त्र पर एक भी पुस्तक नहीं लिखी। भारतीय राजनीति शास्त्र पर तब कहलाएगा जबकि वो, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा राजनीति शास्त्री ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, भारत में लिखे गए हैं, भारतवर्ष में लिखे गए हैं। इतने ग्रंथ तो प्राचीन और कहीं नहीं है। किसी के पास 4 पन्ना है, किसी के पास 6 पन्ना है, किसी के पास छोटी बुकलेट है, और वो कह देते हैं ये प्लेटो ने कहा था, ये अरिस्टोटल ने कहा था। इसके बाद सारा लेखन 19वीं शताब्दी ईस्वी का है। तो और जबकि हमारे पास महाभारत है, तो अर्थशास्त्र है, तो बृहस्पति नीति है, शुक्र नीति है, तो सारी स्मृतियां जो हैं वो भी राजनीति की गंभीर विवेचना करती हैं। राजधर्म का एक, राजधर्म जो है वो धर्मशास्त्र का एक अंग ही माना जाता है, और राजधर्म पर सैकड़ों प्राचीन पुस्तकें हैं और बहुत गंभीर विवेचना हुई। तो उन धर्मशास्त्रीय राजधर्म के प्रतिपादन के अनुसार वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, के लक्ष्य क्या हैं, ये किस कोटि में आएगी, इन सब पर एक भी पुस्तक नहीं। एक भी पुस्तक 75 वर्षों में भारत के विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के किसी भी विद्वान ने भारतीय शास्त्र परंपरा, राजनीति शास्त्र परंपरा के आधार पर वर्तमान स्थिति की सम्यक विवेचना करते हुए, उन कसौटियों पर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए नहीं लिखी। इसका परिणाम यह हुआ है कि मीडिया से, अखबार से और दलों की मीटिंग सभाओं और प्रोपेगेंडा से जो हवा बनती है, उसको ही लोग राजनीतिक जागरूकता मानते हैं। इसका जो दुखद पक्ष है वो ये है कि जो आधारभूत बातें, विशेषकर संपूर्ण यूरोप में अमेरिका शामिल है, संपूर्ण यूरोपीय अमेरिकी जगत में जो राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति जानता है, वो भारत में व्यवहार रूप में तो जानते होंगे, लेकिन सिद्धांत रूप में प्रायः है 99% लोग नहीं जानते। तो ये बड़ी समस्या है। ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो ज्ञान की पुरानी परंपरा थी, विद्या की, भारत की राजनीति शास्त्र आदि की, वो अंग्रेजों ने नष्ट कर दी, उसको रिडंडेंट कह दिया। आपके ज्ञान की परंपरा को ही बंद करके अपने स्कूल कॉलेज खोल दिए, और वहां यूरोप का कचरा पढ़ाया जाने लगा, विशेषकर इंग्लैंड का। वहां की शीर्ष पुस्तकें तो वो जो बहुत उच्च स्तर के कुछ चुने हुए विद्यालय थे वहां थोड़ी पढ़ाई गई, और बाकी जो साधारण सरकारी स्कूल और कॉलेज चले, यूनिवर्सिटी चली, उसमें बस काम चलाऊ जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद में तो प्रारंभ में तो आशीर्वादम जी जैसे लोगों ने राजनीति शास्त्र कम से कम ब्रिटिश राजनीति शास्त्र के अनुसरण में लिखा भी था। बाद में तो कुंजियां लिखी जाने लगी। तो बीए और एमए करने वाले, बीए करने वाले विद्यार्थी खासतौर से, अगर वो पॉलिटिकल साइंस को लेके कर रहे हैं तो नाम तो साइंस है, लेकिन जल्दी से कुंजी रट लेंगे, मोटे तौर पे रट लेंगे, कुछ भी लिख देंगे, पता नहीं रहता। एमए वाले भी थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उतना पूरी तरह राजनीति शास्त्र का अध्ययन न तो कराया जाता न किया जाता। नतीजा यह है कि जो साधारण बातें, जो कि
यूरोप में हर व्यक्ति जानता है, वो भूल गई हैं। तो क्या समझते हैं कि ये पार्टियां देश के हित के लिए काम कर रही हैं और देश के हित की प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ये कहाँ से आया? संसार में कहीं भी, अभी तो यूरोप में चला है ना। अब जैसे पार्टियां कब से हैं? 19वीं शताब्दी ईस्वी के पहले तो कोई पार्टी नहीं थी दुनिया में, है ना। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी ईस्वी के 20 वर्ष पहले जो एक विग पार्टी रैकिंगटन की बनी थी, विग पार्टी, तो वो 1762 से 1782 तक बहुत थोड़े से लोगों के बीच काम करती रही, लेकिन उसको कह दिया जाता है कि चलिए साहब ये पार्टी। लेकिन असल में तो विश्व की पहली पार्टी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में 1848 के बाद ही बनी है। स्वीडन की पार्टी को विश्व की पहली राजनीतिक पार्टी कहा जाता है, इंग्लैंड में उसके बाद बनी है। और फिर भी पूरी 19वीं शताब्दी में यूरोप में मुख्यतः दो ही पार्टियां थी, एक कंजर्वेटिव अर्थात ईसाइयत के मध्ययुगीन स्वरूप को ही बनाए रखने का आग्रह करने वाली, और एक थोड़ा उदार जिसे लिबरल कहते हैं, यानी मध्ययुगीन ईसाइयत की जो जकड़बंदी थी, जो भयंकर कठोर कानून थे, उनमें ढील देने की, जैसे स्त्रियों को भी वोटिंग राइट देने के पक्ष में पार्टियां बनी। तो ये कंजर्वेटिव और लिबरल, ये दो पार्टियां ही संपूर्ण यूरोप में थी। 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट नाम से भी पार्टियां बनने लगी, जो एक आइडियोलॉजी बताने लगी। अब ये लोगों को पता ही नहीं है। तो वास्तव में जो आधुनिक राजनीतिक दल हैं, उनका कुल इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है, और जो भारत में राजनीतिक दल हैं, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट आदि, ये तो कुल 100 वर्ष पुरानी परंपरा है। 100 वर्ष पहले राजनीति के क्षेत्र में सोशलिज्म, कम्युनिज्म ये शब्द ही नहीं, ठीक है ना। तो एक तो ये जानना चाहिए, और दूसरा क्या है कि पार्टी जो है संसार भर में जो बनी, संसार मतलब यूरोप में ही पहले बनी है, फिर उसके अनुसरण में, तो उनका क्या काम है यही ध्यान नहीं है। तो सत्ता के पदों के लिए प्रतिस्पर्धी अपने लोगों को संगठित करना, ये पार्टी का काम है। हर पार्टी का काम है अपने लोगों को सत्ता की प्रतिस्पर्धा के लिए संगठित करना, और इस तरह तैयार करना कि वो सत्ता में जाएं, और जाने के बाद जिस समूह की का प्रतिनिधित्व कोई पार्टी करती है, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियां बनाएं, उनका संरक्षण करें, यही है। संपूर्ण समाज की बात करना अलग बात है, वो भी भारत में शुरू हुआ है, दुनिया में तो हुआ नहीं। संपूर्ण समाज के लिए कोई पार्टी संसार में आज तक नहीं बनी, क्योंकि बाई नेचर, स्वभाव से, प्रकृति से, परिभाषा से ही कोई भी पार्टी पूरे समाज के लिए नहीं होती। वो क्या होती है? किसी छोटे या बड़े समूह के लिए होती है, या तो क्लास के लिए होती है, वर्ग के लिए, या क्लास के भीतर किसी सब ग्रुप के लिए होती है। सबसे बड़ा दावा जो बड़ी पार्टियां करती हैं, वो कहती हैं कि हम क्लासेस के प्रतिनिधि हैं, जैसे शोषित वर्ग के प्रतिनिधि हैं, पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि हैं आदि। और नहीं तो वो प्रायः उसके एक ग्रुप का, सब ग्रुप का करती थी, जैसे इकोलॉजी हो गई, पर्यावरण है, हाँ, और कुछ सुधार हैं, इस तरह से बहुत सारे चले हैं। तो पार्टियों के लिए फिर उसमें हर पार्टी की संरचना ऐसी है कि उसमें एक नेता होता है, पार्टी की उसके प्रति निष्ठा आवश्यक होती है। इसके बाद उस नेता को चुनने वाले प्रमुख लोग होते हैं, जिन्हें कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव वगैरह कहते हैं, वो प्रशासन और नीतिगत नियंत्रण करते हैं। और इसके बाद शेष लोग जो सदस्य बनाए जाते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जन समर्थन जुटाएं, वोट जुटाएं, धन जुटाएं। और इस प्रकार समर्थन जुटाना, धन जुटाना पार्टी के लिए, वोट जुटाना, ये माना जाता है कि मेंबर्स का काम। तो मेंबर हो गए, उसके बाद उसके प्रशासनिक या कार्यकारी लोग हो गए, और नेता हो गया जो कार्यकारी लोग ही चुनते हैं। ये पार्टियों का ढांचा है। तो पार्टी किसके लिए काम करती है? अपने समर्थकों के लिए, सदा संसार भर में। समाज के लिए पार्टी संसार में आज तक न बनी है, न बाई नेचर, स्वभाव से ही पूरे समाज के लिए कोई पार्टी नहीं बन सकती। लेकिन जो हिंदू समाज है, क्योंकि ये संसार का सबसे संगठित समाज है, और हजारों साल से संसार में सबसे संगठित समाज रहा है, तो इसके लोगों को, पूरे समाज को साथ में लेकर चलने की आदत रही है, स्वभाव रहा है। इसलिए यहाँ हर पार्टी पूरे समाज की बात करने को विवश है। तो कांग्रेस भी कहती थी हम तो पूरे देश की ओर से बोल रहे हैं, हालांकि वो
अपने विरोधियों को छांटते जाते थे। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ने पहली बार कोशिश की कि पूरा समाज जुड़े। फिर गांधी जी आ गए तो वो अपने विरोधियों को हटाने लगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि को। तो जो पार्टी का मूल स्वभाव है, उसके पहले जब कांग्रेस स्थापित हुई थी तो अंग्रेज भक्त जो लोग हों उनको जोड़ने के लिए ही पार्टी बनी थी। फिर अंत में वो अंग्रेज भक्ति हो गई। लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के जाने के बाद और गांधी नेहरू के आने के बाद कांग्रेस फिर से अंग्रेज भक्त पार्टी हो गई। तो वो स्पष्ट रूप से समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। समाज में जो उनके प्रतिस्पर्धी हैं उनको दबाते थे, किनारे करते थे, रौंदते थे, पीछे नीचे गिराते थे। लेकिन फिर भी भारतीय हिंदू समाज की संरचना के कारण हर पार्टी यहाँ पूरे समाज की बात करने को विवश है। तो एक तो ये नहीं जानते हमारे लोग, पता नहीं पार्टियों के पीछे ऐसे पागल है, फलानी पार्टी ढिकानी पार्टी। भाई कोई भी पार्टी पूरे समाज की चिंता स्वभाव से नहीं कर सकती। पार्टी के स्वभाव में ये निहित है कि उसके मेंबर्स होंगे जो धन जुटाएंगे, वोट जुटाएंगे, समर्थन जुटाएंगे, हवा बनाएंगे। फिर उस सब का लाभ उठाने वाले शक्तिशाली प्रभावशाली लोग होंगे। वो अपने में जो नेता की बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति उस समय होगा, ये चुनाव जिता देगा, भाषण अच्छा देगा, नीतिगत नियम हमारे अनुसार चलेगा, उसको नेता बनाते हैं। तो नेता, कार्यकारिणी और सदस्य, ये तीन मोटे मोटे डिवीजन पार्टी में है। समाज तो वहां है ही नहीं है। और समाज के द्वारा चिंतन के बाद तो कोई पार्टी संसार में आज तक नहीं बनी। भारत में भी कोई पार्टी समाज ने थोड़ी बनाई है, कुछ लोगों ने, समाज के कुछ लोगों ने पार्टी बनाई। अब ये नहीं जानते। तो क्या है कि वो पुराना जो वातावरण है, राजा जो भारतीय राजा होते थे, राजनीति शब्द ही है कि जो संपूर्ण समाज में शोभा दे वो राजनीति है। पॉलिटिक्स अलग चीज है, पॉलिटिक्स को राजनीति कह दिया। तो राजा तो संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि होता ही था, उसको होना पड़ता था। तो राजा के प्रति जो प्रेम था वो राजनीतिक दल के नेताओं के प्रति उमड़ने लगा। तो ये क्या है, पुरानी रूढ़ी का अवशेष। नई चीज आ गई, चीज बिल्कुल नई है। पॉलिटिकल पार्टी एकदम नई चीज है, उसका राजा से, संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व से कोई रिश्ता नहीं है। वो अलग अलग ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वो चलने लगती है। तो अब ये भी भारत में, चूंकि आर्ट में कमजोर विद्यार्थी ही जाते हैं, जो साइंटिस्ट नहीं हो पाता, जो अफसर प्रशासक नहीं हो पाता, जो और कुछ बड़े तकनीकी विधाओं में नहीं जा पाता, वो आर्ट पढ़ लेता है, फिर अखबार वखबार पढ़ के नीति बना ली। तो सब पार्टी के लिए ऐसे उत्साहित होते हैं जैसे समाज और देश। समाज देश के लिए तो कोई पार्टी बनती ही नहीं। समाज देश के लिए शासन का एक ढांचा है जो सबने सोच समझ के ब्रिटिश ढांचे की नकल में संविधान बनाया है। उसके पहले अपने यहाँ शासन के दूसरे बहुत तरीके थे। हजार हजार साल तक एक एक राजवंश चला। स्वयं सिसोदिया वंश है, गुहिलोत वंश है, और बहुत सारे चालुक्य हैं, चोल हैं, पांड्य हैं। उसके बाद अभी जो वर्तमान राजनीतिक दल हैं उनसे ज्यादा तो छोटे छोटे बघेल हैं, कलचुरी हैं, परमार हैं, गहरवार हैं। इनके भी राष्ट्रकूट हैं, मैत्रक हैं, आंध्र हैं, सातवाहन हैं, मराठे हैं। इनका तो पेशवाओं का राज्य है, शताब्दियों शताब्दियों चला। तो अभी तो पार्टियां कोई 100 साल भी नहीं चली। कांग्रेस के 100 साल हो गए, लेकिन वो तो बदलती गई है, तो एक पार्टी नहीं कहला सकती। वो पार्टी अलग थी जो अंग्रेज भक्त थी, वो पार्टी अलग थी जो तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल की थी। फिर वो पार्टी अलग हो गई जो अंग्रेज भक्त गांधी जी और नेहरू जी की हो गई। फिर ये नई नई पार्टियां बनी हैं, भाजपा वगैरह, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। ये तो अभी किसी की इनका 100 साल नहीं हुआ ना। तो हमारे राजवंश तो हजार हजार साल चले हैं, 500-500 साल चले हैं। तो ये अलग चीज। ये नहीं जानने से क्या है, पॉलिटिकल मूवमेंट को भी नहीं जानते। राजनीतिक आंदोलन क्या है और उसके क्या लक्ष्य होते हैं। हुँ? तो एक हुआ पॉलिटिकल पार्टी, अर्थात एक ऐसा संगठन जो देश के चुनावों में प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए प्रयास करे, किसी भी देश के, है ना। और इसीलिए हर पार्टी जो दुनिया में बनती है, या तो वो समाज में जो पहले से विभेद है, ऊंच नीच, जाति का, क्लासेस का, वर्ग का, उस विभेद पर काम करती है, या कोई नए मुद्दे उठाती है। लेकिन संपूर्ण समाज के लिए तो कोई पार्टी आज तक संसार में बनी नहीं। ठीक है, एक तो ये जानना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये अलग ढंग से चलता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, या तो सत्ता की नीतियों को प्रभावित करना, या स्वयं सत्ता में अपने लोगों को भेजना। तो इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो फिर गहराई से विचार कर सकेंगे कि हुआ क्या है।
तो कोई भी मूवमेंट जो है वो वस्तुतः एक रणनीतिक संगठन होता है ना। उसके बिना तो कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता। तो समाज में अगर कोई वर्तमान शासन है उसके प्रति जो असंतोष है उसको आधार बनाकर फिर कोई लक्ष्य तय करके उसका एक संगठन बनाते हैं, उसको नियोजित और संगठित रूप से कार्य करते हैं, उसके लिए धन जुटाते हैं। योजना, संगठन और धन, इन तीन चीजों से आंदोलन चलते हैं, है ना। और फिर साथ ही व्यक्तियों का एक रणनीतिक मोबिलाइजेशन होता है, तो इसको आंदोलन कहते हैं। जैसे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर चला है, या मी टू आंदोलन चला है, या अरब स्प्रिंग आंदोलन अरब देशों में चला है या चलाया गया है, इसको आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन चला, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जयप्रकाश नारायण बहुत ही सज्जन और अध्ययनशील व्यक्ति थे। आज उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले उनको हम प्रणाम करते हैं, उनका पुण्य स्मरण करते हैं। और वो बहुत ही अध्ययनशील भले आदमी थे और देशभक्त थे। तो उनको बचपन में ही थोड़ा यहाँ दिक्कत ही हुई पढ़ने की, किसी तरह जुगाड़ करके वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में जाकर, अमेरिका की समस्या ये है कि संसार भर के कम्युनिस्ट अमेरिका से घृणा करते हैं, और संसार भर में कम्युनिज्म का प्रचार अमेरिका के विश्वविद्यालय करते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी करती हैं। ये बहुत ही मजेदार दृश्य है। तो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर उन्होंने कम्युनिज्म से प्रभावित हो गए और कम्युनिस्ट झुकाव वाले बन गए। लेकिन भारत आए तो आचार्य नरेंद्र देव के प्रभाव से इन लोगों ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, कांग्रेस का ही एक अंग। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो गांधी जी से पूर्ण मतभेद था। गांधी जी ने कहा भी कि अब आप लोग संभालिए कांग्रेस, आप और हम एक साथ एक पार्टी में काम नहीं कर सकते। और कांग्रेस से जिस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी है उसी वर्ष गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो समाजवाद है ये बड़ा राक्षसी विचार है, और ये तो मनुष्यों को, उनकी शक्ति को नष्ट कर देता है, नीति नैतिकता नहीं रहने देता है, बहुत ही पाशविक और बर्बर विचार है, और जो समाजवादी है वो तो इस देश को खा डालेगा, इसलिए मैं इससे इस्तीफा देता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उसमें जवाहरलाल नेहरू आदि हैं, तो इसलिए कह तो दिया कि तुम संभालो, मैं जाता हूँ। लेकिन ये लोग छोड़े नहीं, नहीं नहीं हमको मार्गदर्शन देते रहिए। तो वो बीच बीच में लोगों का आग्रह मान के, ये मान के कि कुछ भी हो अंग्रेज तो भारत से जाना ही चाहिए, मदद भी करते रहे। कभी मदद करते थे, कभी अलग हो जाते थे, कभी समाज सुधार के काम करने लगते थे। गांधी जी बड़ी भारी दुविधा में 1934 के बाद उनको साफ लगा कि ये मेरी राजनीतिक पराजय हो चुकी है। समाजवादी कांग्रेस समाजवादी दल के गठन को गांधी जी ने अपनी भयंकर पराजय माना, और उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता से अलग हो गए। लेकिन बार बार उनसे आग्रह किया जाता रहा, फिर आते जाते रहे, कभी शामिल हो जाएं महत्वपूर्ण बैठकों में आदि। तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, और इतने कट्टर कम्युनिस्ट थे कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मार्क्स के चिंतन को चुनौती दी कि ये मार्क्स का चिंतन तो यूरोप का एशिया पर हमला है, तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण आदि ने मिलकर डॉक्टर लोहिया को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से निकाल बाहर किया, पार्टी से निकाल दिया, जिसके कारण डॉक्टर लोहिया को एक अलग पार्टी बनानी पड़ी। अब भारत के लोग तो भी नहीं स्मरण करते। खैर, अब मुख्य बात इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फिर कम्युनिज्म किस आधार पर आया था ये जानना चाहिए। बहुत विस्तार से तो समय नहीं है, मैं पहले कई भाषणों में बता चुका हूँ कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में जो न्यूटोनियन और बेकन और न्यूटन का जो चिंतन माना जाता है, फ्रांसिस बेकन का, जिसमें इस संसार को एक यंत्र की तरह माना गया और कहा गया कि जैसे कोई हम यंत्र को संचालित करते हैं ऐसे ही समाज को भी संचालित कर सकते हैं। और उसमें वो रसायन शास्त्र का जो तरीका है ना कि प्रयोगशाला में नियंत्रित दशाओं में जब हम जस्ते में तेजाब मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन निकलती है, उसमें साथ में थोड़ा कैटालिटिक एजेंट प्रेरक भी डाला जाता है। इसी प्रकार अगर हम समाज को पार्टी के द्वारा नियंत्रित कर लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी खास दिशा में प्रेरित करेंगे तो नया समाज बन जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने समाजों को परिवर्तित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए बने हुए समूह हैं जो अपने आप को राजनीति वैज्ञानिक कहते हैं, और वो मानते हैं कि हम समाज को बदल डालेंगे। इसीलिए आप देखिए उस समय जो फिल्में भारत में भी बनी तो समाज को बदल डालो, नया समाज बनाना है, समाज को
बहुत आगे ले जाना है, ये सब कहा गया। समाज को बदल डालो एक तरह का नशा हो गया, समाज को बदल डालो, समाज को बदल डालो, नया समाज बनाना है, ये समाज तो दुश्मन है जमाना। तो ये उसी 19th सेंचुरी फिनोमिना का सोच था। जयप्रकाश नारायण भी उसी से प्रभावित थे, बड़े उत्साही थे, जवाहरलाल आदि तो थे ही, लोहिया जरा बीच में थे, वो प्रभावित भी थे कुछ मामले में, कुछ मामले में भारतीय दर्शन की ओर भी झुके थे। तो जब, क्योंकि इसका आधार क्या था, साइंस की नकल, साइंस तो नहीं लेकिन साइंस से प्रेरणा लेकर, न्यूटोनियन साइंस से प्रेरणा लेकर, न्यूटोनियन डेकार्टियन मॉडल जिसे कहते हैं, न्यूटन और डेकार्टे, इन दो के मॉडल से प्रेरणा लेकर राजनीतिक दल बने थे कि समाज को बदल डालना है, नया समाज बनाना है, बिल्कुल नया समाज बनाना है। उसी को भारत में कह देते थे नया राष्ट्र बनाना है। तो ये उसी की नकल है। लेकिन जब विज्ञान में और प्रगति हुई, जिसे न्यू साइंस कहते हैं, वो बनी, तो मैक्स प्लैंक ने जब क्वांटम फिजिक्स की खोज की, तो उसमें पता चला कि पदार्थ पदार्थ नहीं है, केवल वो ठोस जड़ नहीं है, बल्कि उनमें चेतना भी है। अभी उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, नहीं तो उसी में समय बीत जाएगा। लेकिन जब पदार्थ चेतन भी है, ये धारणा आई, तो जयप्रकाश नारायण बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे, तो उन्होंने उसको पढ़ा और कहा कि, फिर इसके बाद उन्होंने एक सत्याग्रह किया, तो कुछ दिन उपवास किया बल्कि अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए, और इसके बाद उन्होंने 1956 में घोषणा की। वो घोषणा सर्व सेवा संघ द्वारा प्रकाशित है, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय। उसमें उन्होंने ये कहा, वो उनके शब्द हैं कि मैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की देवी के चरणों में कई वर्षों से बैठकर विनती करता रहा कि मुझे मार्ग दिखाओ, मैं इस समाज में शुभ और कल्याणकारी परिवर्तन चाहता हूँ। बार बार प्रार्थना करता रहा, लेकिन अंत में वो देवी पसीजी नहीं, और मुझे फिर अचानक ज्ञान हुआ कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा तो समाज में नीति का, नैतिकता का, सदाचार का उन्मेष असंभव है, क्योंकि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल के सिद्धांत को माने बिना समाज में कोई नैतिकता हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति नैतिक क्यों होगा? अगर उसे ये विश्वास हो कि कर्म फल अगले जन्म में भी मिलेगा और पुनर्जन्म होता है, एक आत्मा होती है, तो वो नैतिक होगा। नहीं तो सोचेगा अच्छा शासन को धोखा दे दो, चालाकी से ऐसे संभल के रखो कि कानून की पकड़ में ना आए, और मनमानी करते जाओ, जो कि इस समय ज्यादातर लोग कर रहे हैं। तो पुनर्जन्म और कर्म फल में, आत्मा और परमात्मा में, अर्थात सबके भीतर एक आत्मा है, चेतना है, और सबका पुनर्जन्म होता है और कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसमें विश्वास के बिना नैतिक समाज की स्थापना असंभव है। ये घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण ने 1956 में कहा कि आज से मैं समाजवाद का परित्याग करता हूँ। ठीक है। इसके बाद वो और कुछ तो नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि समाजवाद का परित्याग किया तो हिंदू दर्शन की ओर जाएंगे, तो हिंदू दर्शन कहाँ है? तो नेताओं में उनको लगा कि गांधी जी में सबसे ज्यादा, गांधी जी अपने को सनातनी हिंदू कहते थे, निष्ठावान हिंदू कहते थे, तो बोले मैं गांधी जी को समझूंगा, विनोबा भावे को समझे, संस्कृत के जो शास्त्र के जानकार थे उनके पास जाने लगे, जो आध्यात्मिक लोग हैं साईं बाबा के पास भी गए, कई लोगों के पास, धीरे धीरे वो आध्यात्मिक विभूतियों के पास जाने लगे। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ये जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन है, जिसमें क्योंकि हम लोग राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे, मैं भी चाहता था, तो हम भी शामिल हुए, तो उसमें समस्या ये आई कि जयप्रकाश जी ने कह तो दिया कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल में श्रद्धा रखे बिना नैतिक समाज की स्थापना असंभव है, लेकिन एक पुराना संस्कार जो था उसके चलते वो पुरानी भाषा भी बोलने लगे, जैसे अहिंसक वर्ग संघर्ष की बात बोलते। अब वर्ग संघर्ष एक कम्युनिस्ट विचार है, उसमें जबरन अहिंसक जोड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो समाज के विषय में आज उतना समय नहीं है, नहीं तो विस्तार से बताते। मनुष्य के बारे में, मनुष्य की प्रकृति के बारे में, समाज के विषय में कुछ बहुत ही घिनौनी धारणाएं रखता है। वो मानता है कि मनुष्य तो मूलतः स्वार्थ से ही संचालित होता है, उसमें कोई उदार स्वभाव होता ही नहीं है, ये इतिहास से पुष्ट नहीं है। और ये स्वयं इस विचार को मानने वाले अपने को उतना स्वार्थी नहीं मानते। मार्क्स स्वयं को शोषक वर्ग का प्रतिनिधि नहीं मानता था, तो अपने को डी क्लास आदि कहता था। इसमें बड़े पेंच हैं। तो वर्ग संघर्ष अगर आप मानते हैं, ये मानते हैं कि वर्गों में संघर्ष होता है, जो कि आज तक हुआ नहीं है संसार में कभी भी। अमीरों और गरीबों में आज तक संसार में लड़ाई नहीं हुई। अमीर से 2 नंबर के अमीर और सत्तावान से सत्ता के स्पर्धी लोग लड़ते हैं।
यानी 1 नंबर वाले से 2 नंबर का आदमी लड़ता है। बेचारे गरीब को तो ये लगता है भाई हमको थोड़ा दे दो जरूरी सुविधाएं, न्यूनतम अधिकार। गरीब तो कभी अमीर से संसार में आज तक नहीं लड़े, लेकिन एक थ्योराइजेशन हो गया वर्ग संघर्ष, तो जयप्रकाश जी उसको भी माने। फिर मैं चूंकि बहुत डॉक्टर साहब के समय से ही राजनीति में सक्रिय था, डॉक्टर लोहिया के समय से, तो कभी कभी लोकनायक से भी प्रश्न कर लेता था। तो मैंने कहा कि जेपी, मुसलमान और ईसाई तो पुनर्जन्म को नहीं मानते, उनके यहाँ तो एक ही जन्म होता है, बाद में कयामत के रोज फैसला होता है, लास्ट डे ऑफ जजमेंट। तो वो नैतिक नहीं होते इस कारण से, तो वो चुप रह गए। क्यों? क्योंकि आंदोलन चल रहा था, उसमें सबका सहयोग चाहिए। तो आपकी ही परिभाषा के अनुसार मुसलमान और ईसाई तो नैतिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं मानते, कर्मफल नहीं मानते, हर व्यक्ति के भीतर चिदंश है, भगवान का अंश है, ये भी नहीं मानते। वो तो भगवान साथ में आसमान में बैठा है, ऊपर वाले, अक्सर ऐसा कहते हैं, ऊपर वाले। फिल्मों में भी चल गया है वो ऊपर वाले ऊपर वाले। तो जो भगवान को ऊपर मानता है वो तो हिंदू नहीं है। भगवान तो कण कण में है, नीचे वाले भी हैं, बगल वाले भी हैं, सामने वाला भी है। ऊपर वाला तो कोई भगवान नहीं होता, ऊपर वाला खुदा या गॉड होता है, अल्लाह होता है। तो ऐसी सब मान्यताएं आ गई हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोले। इसके बाद जितने सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट भी शामिल हुए उसमें, कोई भी पुनर्जन्म नहीं मानते, कोई भी कर्मफल नहीं मानते, कोई भी हर व्यक्ति के भीतर आत्मा नहीं मानते। राजनीतिक लोग तो प्राय है मुंह से कुछ भी बोलते हैं, मंदिर भी चले जाएं, पर हर व्यक्ति में आत्मा है ये तो मानता ही नहीं। नहीं तो मनमानी नीतियां नहीं बनाए, लोगों से पूछ के नीतियां बनाए, तो दबाव से बनाते हैं। जिसका दबाव पड़ गया उसके पक्ष में वोट पाने के लिए नीति बना देते हैं। पुनर्जन्म और कर्मफल को तो अधिकांश नेता नहीं मानते, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तो कभी मानते ही नहीं है। मुसलमान और ईसाई तो सिद्धांत पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो फिर कैसे होगा? एक दूसरा क्या हुआ कि अंत में कौन लोग जुड़े? वो अंत में वही जो पुराने समाजवादी थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, जेपी के मित्र, कुछ कम्युनिस्ट तो कांग्रेस के साथ चले गए, कुछ इधर आ गए। कौन? तो ये आंदोलन फिर क्या है? आंदोलन का एक लक्ष्य होता है। तो ये आंदोलन था, तो आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो शुरू में तो जेपी ने कहा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लिए शैक्षणिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सारे ही उसके अंग बना दिए। अब इसके लिए जिन लोगों को जिम्मा दिया वो कौन थे? शैक्षणिक क्रांति का जिम्मा किनको दिया गया? उस प्रकोष्ठ के संयोजक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक विमल प्रसाद। क्यों? क्योंकि वो जेएनयू में पढ़ाते थे, इनके पहचान के थे, बिरादर भी थे। तो भाई उनको शिक्षा, जिस शिक्षा का वो पढ़ा रहे हैं पूरी निष्ठा से, वो तो वही शिक्षा है ना जो कांग्रेस ने चलवाई है देश में। और उन्होंने उसके बाद आज तक शैक्षणिक क्रांति पर कोई पुस्तक तो नहीं लिखी, शिक्षा का कोई स्वरूप नहीं दिया। नेपाल में राजदूत रहे, उसमें भले आदमी की तरह काम किया, लेकिन शिक्षा कैसे बदलेगी ये तो विमल प्रसाद ने कुछ नहीं दिया। तो आपने उनको शैक्षणिक क्रांति का संयोजक बना दिया। और न्यायिक क्रांति का संयोजक बना दिया तारकुंडे को। अब तारकुंडे कौन है? वो मानवेंद्र नाथ राय के अनुयायी हैं। मानवेंद्र नाथ राय कौन है? जो पहले अब मतलब एक अन्य नाम से काम करते थे, बंगाली थे, फिर कम्युनिस्ट हुए, फिर कम्युनिस्ट फिर वहां गए। वहां से जो क्रांतिकारियों की मदद के लिए एक जहाज भेजा गया, बहुत सा धन लेके, उसको वो यहाँ न पहुंचा के कहीं और ले गए, वो एक अलग विषय है। यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भेजे गए धन को स्वयं हड़प गए, आ गए, ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति थे। और उनका ये मानना था कि भारत में हिंदू धर्म का नाश होना आवश्यक है। इस्लाम ने भारत का बड़ा उपकार किया है और अब कम्युनिज्म उपकार करेगा, और अंग्रेजों ने भी बड़ा उपकार किया। तो उन मानवेंद्र नाथ राय के तथाकथित मानववाद के अनुयायी कारकुंडे थे। वो कौन सी न्यायिक क्रांति करेंगे? वो तो इसी सिस्टम जो लास्ट एंग्लो सेक्शन लॉ चल रहा है उसी के जानकार थे ना, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे। तो न्यायिक इसी तरह सबके प्रकोष्ठ बने। तो इससे क्या पता चलता है कि वो कोई ऐसा क्यों होता है पर विचार करेंगे तो पता चला कि राजनीति में तो मोबिलाइजेशन होता है ना, लोगों को जोड़ना है किसी लक्ष्य के लिए। तो सबको जोड़ लिया। जोड़ने के लिए प्रायः कोई एक लुभावनी बात कही जाती है, कोई आकर्षक बात कही जाती है, ये मास मोबिलाइजेशन टेक्निक। इसीलिए आप देखिए जो आधारभूत परिवर्तन दुनिया में हुए हैं वो राजनीति से नहीं हुए।
वो हुए हैं या तो अध्यात्म के द्वारा, धर्म के द्वारा, या समाज में वैज्ञानिक चिंतन या किसी भी तरह का गहरा चिंतन फैलने के द्वारा, या लोगों की संवेदना के द्वारा, जैसे पर्यावरण का आंदोलन है। जैसे ईसाई स्त्रियों ने आंदोलन किया कि हम भी मनुष्य हैं, हमको भी वोटिंग राइट दो, हमको ईव मत मानो, हमको इविल मत मानो, हमको स्त्री जन्म से दुष्ट होती है, शैतान की टूल होती है, शैतान का उपकरण होती है, शैतान की सेविका होती है, ये मत मानो, झूठी बात है, हम भी पुरुषों के समान ही मनुष्य हैं। तो ये इन लक्ष्यों से लोगों ने, भीतर उनके चेतना आई। ये कोई राजनीति नहीं थी। पर्यावरण कोई राजनीतिक विषय नहीं। हमारी प्रकृति में इतना क्षोभ हो रहा है विकास के नाम पर हमने जो नाश किया है उससे नाश हो रहा है चारों तरफ। प्रकृति उसका बदला लेती दिख रही है। सारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। संसाधन खत्म हो जाएंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, भावी पीढ़ी का क्या होगा। इस चिंतन से और परिस्थितिगत प्रमाण से कि विकास के नाम पर जो अंधाधुंध प्रकृति का विनाश हो रहा है उससे बहुत ही विनाशकारी परिणाम आ रहे हैं, इससे पर्यावरण आंदोलन निकला है ना। हम भी मनुष्य हैं, इस भावना से यूरोप की स्त्रियों ने नारी आंदोलन चलाया, क्योंकि ईसाइयत तो स्त्री को मानती थी कि स्त्री की आत्मा ही नहीं होती और ये पर्सन ही नहीं है और इसको वोटिंग राइट ही नहीं है। तो 20वीं शताब्दी में जाके वो आंदोलन के द्वारा सफल हुए। तो कोई भी बड़ा परिवर्तन जो हुआ है लोक चेतना में, समाज में, वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आज तक नहीं हुआ है। तो जयप्रकाश जी ने जब किया तो जो समाज में चल रहा था कि भाई कांग्रेस इस दिशा में जा रही है, वो बहुत नाश कर रही है, उसका प्रतिनिधित्व तो किया, लेकिन उसमें कोई गहन चिंतन, कोई गहरे कुछ ऐसे, इसके लिए सबसे पहले या तो समाज में ही कहीं पहले से चिंतन चल रहा हो, उसको आप संयोजित कीजिए, या अपने कोई विद्या केंद्र बनाइए, लर्निंग सेंटर्स, जहां इस बात पर चर्चा हो कि नया परिवर्तन जो होगा, ये अभी की कौन कौन से दोष आ गए हैं, जिन दोषों को कैसे दूर किया जाएगा, कौन से ज्ञान से ये सिस्टम चल रहा है, तो इस सिस्टम को बदलने की प्रक्रिया क्या होगी, और नया जो सिस्टम हम लाएंगे उसके आधार क्या होंगे, समाज शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, इन सब पर सोचना पड़ेगा ना। एक चीज चली आ रही है, फिर पहले एक चीज सनातन धर्म की चल रही थी, फिर उसको इस्लाम ने हस्तक्षेप किया, बलपूर्वक जगह जगह नष्ट किया, हिंदुओं में बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बना लिया, तो वो मुसलमान हो गए, वो तो सनातन धर्म को नहीं मानते। फिर अंग्रेज आए तो इन्होंने ईसाई तो बनाए ही, लेकिन सनातन धर्म के मानने वालों को ही उनके ज्ञान परंपरा से वंचित करके अपना ज्ञान कहा कि ये नया ज्ञान है, ये आधुनिक ज्ञान है, ये वैज्ञानिक ज्ञान है। तो सब उसमें ढल गए, सोशलिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, यूरो अमेरिकन मतवादों के अनुयायी हो गए। अभी तो शासन उसी से चल रहा है, आपने वही ढांचा ले लिया है, पार्टियां उसी तरह की बनी है। इन सब पर चिंतन आवश्यक था ना, तो चिंतन तो कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये है कि संपूर्ण क्रांति जो है वो एक सदाशयी, सद्भावना संपन्न महापुरुष की सदाशयता से प्रेरित एक विचार था, एक बुलबुला था, वो उभरा और समाज छटपटा रहा था परिवर्तन के लिए। तो समाज में जो राजनीतिक रूप से सजग लोग हैं उन्होंने इसको लपट लिया। फिर राजनीतिक लोगों को, जो कांग्रेस के विरोधी दल थे, उनको लगा कि ये मुद्दा अच्छा है, इसके आधार पर कांग्रेस हटाई जा सकती है, तो वो सत्ता पाने के लिए वो उसमें जुट गए। तो इस तरह वो जुड़ते चले गए। अब जेपी ने जो स्वयं संगठन बनाया था वो तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी था। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के मुख्य लोग कौन थे? तो कुमार प्रशांत थे, जो आजकल गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, कलानंद मणि थे, और बहुत से लोग थे। वो दूसरे यहाँ सुरेंद्र गंगेले जी थे, जो बाद में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश बने। ये लड़के थे, बहुत ही सुदर्शन युवक थे। ऐसे सब हम लोग, सब मैं भी था। तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में तो किशोर और युवक लोग गए ना, जिनमें अध्ययनशीलता थी और साथ ही राष्ट्र के शुभ की इच्छा थी। लेकिन जब ये आंदोलन बढ़ता गया, इंदिरा गांधी को लगा कि जयप्रकाश नारायण जी की भीड़, उनकी सभाओं में भयंकर भीड़ आ रही है, और फिर राज नारायण जी ने जो उनको जो याचिका के द्वारा उनके चुनाव को अवैध घोषित हो गया, प्रमाण दे दिया उन्होंने कि इनका गलत हथकंडों से चुनाव घोषित हुआ है, तो उसको चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जगमोहन सिन्हा जी ने, जो कि बहुत ही निर्भीक और बहुत ही अध्यवसायी न्यायाधीश थे। उनको भी मैं आज के दिन प्रणाम करता हूँ।
हमारी उनसे भेंट भी थी कई बार की, तो आदरणीय जगमोहन सिन्हा जी ने ये साहस किया। उनको इंदिरा गांधी की ओर से धमकी दी गई, ये था कि तुम्हारे परिवार को ही नष्ट कर देंगे, तुमको नष्ट कर देंगे। फिर भी उन्होंने कहा जो सच है वो हम लिखेंगे। तो इन सब के कारण इंदिरा गांधी की सत्ता डोल गई, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। अन्यथा उसके पहले तो वो जयप्रकाश नारायण से मिलती रहती थी, और अब्दुल गफूर तो जयप्रकाश नारायण के बड़े भक्त थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह से ये बात चली थी। कुछ शुभ विचार, जयप्रकाश जी देश के शुभ के लिए कुछ गहरा चिंतन कर रहे थे। फिर वो इंदिरा गांधी जी ने उनकी लोकप्रियता देखकर, वो है ना कि अपने यहाँ तो मानस में बार बार आता है ना, सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, तीन ले जिनी जानी जड़, तिमी मृगपति तिम सुरपति राज। मतलब कुत्ता जो है सूखी हड्डी को चिचोड़ रहा है और उधर से शेर आ रहा है तो वो लेके भागता है, अरे ये मेरी हड्डी न छीन दे। सब जानते हैं शेर तो किसी और का शिकार भी नहीं छूता, और सूखी हड्डी को शेर क्या करेगा, लेकिन कुत्ते को लगता है कि ये हमारी हड्डी भी छीन लेगा। तो ये जो राजनीतिक रूप से दिन रात सत्ता के लिए कार्यरत लोग हैं, ये अपनी सूखी हड्डी चिचोड़ते हैं प्रशासन की। और अगर कोई महापुरुष कोई व्यापक चेतना जगाता है, अभियान चलाता है, कोई जन आंदोलन अथवा जन चेतना का उन्मेष करता है, तो उनको डर लगता है। तो इंदिरा गांधी भी उसी की तरह थी, जैसे कुत्ते या कुतिया का उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने। तो उसी तरह उनको लगा ये मेरी सूखी हड्डी, ये जो मैं पार्टी तंत्र है और इसके द्वारा शासन में हूँ, इसको निचोड़ रही हूँ ना, इसको ये छीन लेंगे, मेरे सत्ता चली जाएगी। देश समाज इसके व्यापक प्रश्न क्या है, गंभीरता क्या है, शासन क्यों चलता है, कैसे चलता है, कैसे चलते हैं, इससे उनको लेना देना नहीं है। भाई हमें सरकार चला रहे हैं, ये हमारी सरकार चली ना जाए, तो उन्होंने बंद लगा दिए। और सत्ता मिल जाएगी इस लालच से बहुत सारे लोग जयप्रकाश जी के साथ आ गए। हाँ हाँ हम आपका कहना मानेंगे। तो जब तुम पुनर्जन्म को नहीं मानते, कर्मफल को नहीं मानते, सर्वव्यापी आत्मा को नहीं मानते, यानी सनातन धर्म को नहीं मानते, तो तुम संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकते हो। लेकिन उसमें सारे समाजवादी भी आ गए, कम्युनिस्ट भी आए, विद्यार्थी परिषद के लोग भी आए, गोविंदाचार्य जी भी थे, राम बहादुर राय भी थे, और लोग भी थे। ये मानते थे पुनर्जन्म को, कर्मफल को, तो ये उसके मुख्य लोग हुए। लेकिन ऐसा हल्ला मचा रखा था लोगों ने कि इनको तो अलग रखो, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो गोविंदाचार्य जो हैं वो तो हिंदू हो गए, और राम बहादुर राय भी हिंदू हो गए, जितने इस तरह के लोग हैं वो हिंदू हो गए, तो उनको बाहर रखो, उनको ठीक है सहयोग ले लो, लेकिन वो मुख्य धारा में नहीं है। तो इस कारण सर्व सेवा संघ के लोगों के दबाव के कारण छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनी। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी को भी मुख्य रोल नहीं रह गया, बाद में सब पार्टियों के छात्र संगठन आ गए, और फिर आंदोलन चला। फिर इमरजेंसी के बाद आप जानते ही लोग जेल गए, फिर ये पार्टी बनी, पार्टी टूट गई। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन क्यों विफल रहा, क्योंकि वह एक भावुक आंदोलन, भावना का ज्वार उसमें था, उसमें भावना के ज्वार को उभारा गया, है ना। लेकिन वस्तुतः है उसके पीछे कोई गहरा चिंतन नहीं था। उसके पीछे एक व्यक्ति का चिंतन तो था, लेकिन उस चिंतन के कोई अनुयायी नहीं थे, कोई बड़ा संप्रदाय नहीं था, कोई बड़ा समूह नहीं था, उसको मानने वाले लोग नहीं। सब लोग पहले से काम कर रहे थे। कोई जनसंघ में काम कर रहा था, कोई जनसंघ के भाव से जुड़े हुए विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था, तो कोई समाजवादी युवजन सभा में थे, तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी में थे, ये सब पहले से। अब समाजवादी और कम्युनिस्ट तो पुनर्जन्म और कर्मफल मानते नहीं, आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी आत्मा नहीं मानते। वो तो समाजवादी तो भौतिकवादी होते हैं, नास्तिक होते हैं। अब उनका संपूर्ण क्रांति से क्या लेना देना। मुसलमान संपूर्ण क्रांति में क्या करेगा, ईसाई संपूर्ण क्रांति में क्या करेगा, वो तो पुनर्जन्म को नहीं मानता, कर्मफल को नहीं मानता, तो वो नैतिकता को क्यों मानेगा। उसके लिए तो सब कुछ एक रणनीति है, कुछ भी कर लो, अपना समूह बढ़ा लो, है ना। ये पाप है, ये पुण्य है, दूसरे को सताना, दूसरे को दुख देना, दूसरों को निंदा करना, दूसरों से घृणा करना, दूसरों की बस्तियां जलाना, दूसरों से बलात्कार करना, बर्बर व्यवहार करना पाप है, अगले जन्म में इसका फल मिलेगा, ये तो वो मानते नहीं है मुसलमान और ईसाई। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन क्या हुआ, ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश जी जैसे सज्जन पुरुष को भगवान श्रेय देना चाहते थे।
कई एक तत्व हैं। तो जयप्रकाश जी के समर्थन में सारा देश उठ खड़ा हुआ। ये उनके जीवन का तप, उन्होंने निजी जीवन में जो सदाचार और तप किया था उसका फल उन्हें मिला, और देश में परिवर्तन लाने की जो इच्छा थी वो वहां इकट्ठी हो गई, सबकी एक सामूहिक शक्ति बन गई। ये काल प्रवाह हुआ, संयोग हुआ, और फिर पहले से संगठित समूह सब इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकजुट हो गए। तो इस तरह ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन क्या हुआ, एक अर्थ में एक भावना का विस्फोट, एक भावुक उभार। इसके पीछे कोई संगठित योजना नहीं है, क्योंकि स्वयं सर्वसेवा संघ और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी को चलाने वाले लोगों के धन संचय करने वाले लोग अलग थे, उनका समर्थन जुटाने वाले लोग अलग थे। फिर कांग्रेस से आए मोरारजी देसाई जैसे लोगों के समर्थक अलग थे, फिर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट अलग थे, फिर जनसंघ और विद्यार्थी परिषद अलग थे। सबके अपने अपने संगठन थे। संगठन, धन और समर्थन, मैंने बताया ना, तीन पक्ष होते हैं। सारे सबके संगठन भी अलग थे, उन हर संगठन के लिए धन का संचय भी अलग अलग हो रहा था, और समर्थन भी उनके अपने अपने थे। और साथ में किसी एक सत्ता प्राप्ति के लिए, और वर्तमान सत्तारूढ़ व्यक्ति जो कि भ्रष्ट है और कुछ जाति कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए सब एकजुट आ गए। तो ये बहुत सीमित हो गया ना मोबिलाइजेशन। इंदिरा गांधी को सत्ताच्युत करने के संकीर्ण प्रयोजन से अंत में सब बातें सिमट गई। तो बात चली थी संपूर्ण क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, और आ कहाँ गई, इंदिरा गांधी को सत्ताच्युत करना। ये नहीं कि वो आवश्यक नहीं था, आवश्यक तो था ही, क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप का पिटारा बन गई थी, लेकिन बाकी चीजों की कोई तैयारी नहीं हुई। काल प्रवाह हुआ जिसमें किसी का दोष नहीं है, समय नहीं मिला। इसके पहले की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के आधार को जेपी बड़ा बनाते, इसके पहले की संपूर्ण क्रांति के अलग अलग प्रकोष्ठों को बलशाली, चिंतनशील, गहरा बनाते, उनमें सामर्थ्य थी, जीवन भर उन्होंने संगठन किया था, लेकिन वो बनाने का समय नहीं मिला। इंदिरा गांधी अचानक उन पर टूट पड़ी, तो पहले प्राण रक्षा और अस्तित्व रक्षा, और ये अपने जो समर्थक है उनकी रक्षा आवश्यक हो गई। काल प्रवाहवश 18 महीने की यातना भोगने के बाद जो चुनाव हुए, उसमें स्वाभाविक है जो लोकमत था उसको लगा कि ये तो बहुत ही पिशाचिनी है, बहुत ही दुष्ट है। उस समय तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध व्यापक घृणा थी संपूर्ण देश में। लोग उनको पापिन, डाकिनी, पिशाचिनी, राक्षसिन आदि कहते थे, डायन कहते थे कि उनको लोकतंत्र को ही दबा लिया करता है। तो उसका उसमें भी देखिए, जिस दिन घोषणा की इंदिरा गांधी ने कि अब चुनाव होगा, तो दो व्यक्तियों की त्वरित प्रतिक्रिया मुझे पता है। स्वयं जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि अच्छा, अब तो बिल्कुल इसको दंड मिल जाएगा। उनको पता था कि लोकमत क्या है। और मैं आचार्य श्री राम शर्मा जी के पास था, शांति कुंज में गायत्री परिवार और युग निर्माण योजना के लिए आपातकाल में मैं काम कर रहा था, भूमिगत रहते हुए वहाँ अखंड ज्योति के लिए उनके निर्देश पर सामग्री जुटाता था, लिखता था। तो उन्होंने कहा, उनके आसपास जो लोग थे सब कहते थे नहीं नहीं, ये तो आतंक फैलाए हुए है, इमरजेंसी का आतंक है, सब कुछ नहीं कर पाएंगे, सब हार जाएंगे। लेकिन आचार्य श्री राम शर्मा ने सोचा नहीं बेटे, ये तो निश्चित हार जाएगी। और इसका मतलब जिन लोगों का चित्त शांत है उनको सब दिखता है सर। तो दो व्यक्तियों का मुझे पता है, औरों को भी दिखा होगा। पहले पहल तो ज्यादातर जो लोग जेल से छूटे वो काफी सहमे और डरे हुए थे। उनको लगता था अरे हम तो हार ही जाएंगे, ये इंदिरा गांधी का इतना रूस के समर्थन, सोवियत संघ के समर्थन से चारों तरफ कम्युनिस्टों का आतंक फैला हुआ था। ये लोग मारपीट, पुलिस का दुर्व्यवहार, पुलिस बल का प्रयोग, शासन के बल का भयंकर प्रयोग, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा विरोधियों का दमन, सब चल रहा था, भयंकर दमन चल रहा था। तो लगा कि नहीं, लेकिन ये लोग जो जागृत थे उन्होंने कह दिया कि जनमत ऐसा है, और अंत में वही हुआ। उत्तर भारत से तो इंदिरा गांधी का सफाया हो गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक इससे हम सबक क्या लेंगे, जो हुआ वो हुआ। लालू और नीतीश जयप्रकाश जी के कारण नहीं आए, वो तो अपने तीन तिकड़म, अपनी योजनाओं से, अपने कार्य से राजनीति में थे। और इंदिरा गांधी ने जबरन एक इतने बड़े, इतने श्रेष्ठ, इतने व्यापक लक्ष्यों वाले, इतने दूरगामी लक्ष्य वाले आंदोलन को अपनी सत्ता तक केंद्रित कर दिया। वही जैसे कि मैंने कहा ना कि शेर को देख के कोई कुत्ता या कुतिया सोचे कि ये मेरी सूखी हड्डी तोड़ देगा।
जयप्रकाश जी के आंदोलन का उद्देश्य व्यापक था, महान था। वो तो दल विहीन लोकतंत्र आदि की भी बात करते थे। तो उतने बड़े लक्ष्यों को वो समझ ही नहीं सके, उनको तो इतनी दिखता था मेरी गद्दी न चली जाए। तो एक दुष्ट व्यक्ति ने एक महापुरुष की योजना को भी संकीर्ण ढंग से देखा और अंत में उसे संकीर्णता तक समेट दिया, क्योंकि फिर वो अस्तित्व रक्षा की लड़ाई बन गई। आपने सबको जेल में डाल दिया, सारे लोग एक हो गए। तो कैसे अगर शासन में कोई गलत व्यक्ति है तो बड़े से बड़े प्रयोजन को नष्ट कर सकता है, तब भूल क्रांति आंदोलन से ये पता चलेगा। जयप्रकाश जी जैसे उदात्त लक्ष्य वाले व्यक्ति को, जो बहुत पढ़े लिखे थे और धीरे धीरे परिवर्तन आया था, पहले कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, फिर वो न्यू साइंस के आने के बाद, क्वांटम भौतिकी के तथ्यों के आने के बाद, ये जानने के बाद कि पदार्थ में भी चेतना होती है, जिनको लगा कि ये फालतू विचार है कम्युनिज्म और इसके द्वारा कभी भी नैतिकता संसार में आएगी ही नहीं, तो उसका परित्याग कर इतनी बड़ी चीजों पे सोच रहे थे। लेकिन जो शासन में बैठा है वो इतनी संकीर्ण बुद्धि का है, इतना क्षुद्र है कि उसे बस अपनी गद्दी दिखती है, तो उसने दूसरे पक्ष को भी उसी संकीर्ण बिंदु तक आने को विवश कर दिया। तो नीतीश कुमार का आना, नीतीश कुमार तो वैसे सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन मान्यताएं सब पुरानी है, समाजवादी, वही मूर्खतापूर्ण। यानी समाजवाद अंत में 19वीं शताब्दी ईस्वी का एक यूरोपीय विचार है जो ईसाइयत से निकला है और 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में थोड़ा फैला है। वस्तुतः 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ का विचार है, ये दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ, उसी समय भारत में भी हो गया। तो यहाँ भगत सिंह से लेके सारे ही लोग समाजवादी बनने लगे। ठीक है, बच्चों का विचार है, उसमें संसार के विषय में, ईश्वर जगत के विषय में, परमात्मा के विषय में, जीवन के विषय में, इन सब पे कोई चिंतन नहीं है। बचकाना सा विचार, सत्ता कैसे प्राप्त करें, संकीर्ण विचार। तो अब उस समाजवाद से जुड़े ये सब नीतीश कुमार वगैरह हैं। लालू यादव तो छात्र जीवन में थे, तो फिर उनको हुड़दंगी में चलो भाई संघर्ष करो, चलो आंदोलन में शामिल हो गए। और जो उसमें विचार पूर्वक थे, गोविंदाचार्य जैसे लोग, वो आज भी गंभीरता से कुछ बड़े लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं। आज आखिर कुछ भी हो, गोविंद जी इतने व्यापक समर्थन के बावजूद क्या काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ना। गंगा जी की यात्रा, गंगा संवाद यात्रा कर रहे हैं, जिसमें भारत केंद्रित चिंतन, भारत में भारत केंद्रित विकास की दृष्टि कैसे बनते, विश्व केंद्रित और भारतीय अध्यात्म परंपरा, ज्ञान परंपरा का सम्मान करके वो काम, वो जो उसके उस विचार से जुड़े व्यक्ति थे गोविंदाचार्य जी, वो वही काम कर रहे हैं। तो हमको केवल राजनीतिक लोगों को नहीं देखना चाहिए कि लालू ने क्या किया। केवल लालू संपूर्ण क्रांति का फल नहीं है, गोविंदाचार्य भी संपूर्ण क्रांति से जुड़े रहे हैं और बहुत बड़ी शक्ति थे। विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ी शक्ति था, राम बहादुर राय विद्यार्थी परिषद की ओर से कार्यरत थे, और भी बहुत से लोग थे। अभी सबके नाम तो गिनाएंगे तो समय बीत जाएगा। तो वो सब लोग तो अपना ही काम कर रहे हैं, वो भारतीयता के लिए काम कर रहे हैं जितनी उनकी बुद्धि है। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन इंदिरा गांधी के कारण जबरन संकीर्ण कर दिया गया और काल प्रवाहवश वो गहरा नहीं हो पाया। एक, लेकिन इससे ये सबक भी लेना चाहिए कि केवल राजनीतिक अभियान से और राजनीतिक आंदोलनों से तो कुछ भी शुभ नहीं होगा, असंभव। अगर कुछ शुभ चाहिए तो वो पहले विद्या केंद्र चाहिए, जो विद्या के स्तर पर चिंतन मनन हो, मानव के स्वभाव के विषय में, जीवन और जगत के विषय में, आत्मा और परमात्मा के विषय में। नहीं तो शिगुफेबाजी चल रही है। कोई एक पॉइंट आ गया साहब, गौरक्षा, राम मंदिर, कुछ भी एक प्रश्न आपने ले लिया, उसमें लोग उत्तेजित हुए और आज चुनाव जीत गए। इससे समाजों का निर्माण नहीं होता, इससे केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त होती है, वो भी आवश्यक है, वो एक अलग स्तर है, लेकिन समाजों का निर्माण विद्या के स्तर पर। अब जैसे अचानक आ जाएगा जाति नाश करो, जाति तोड़ दो, ये सारे संसार में समाज की एक पहचान है, कोई ना कोई इकाई है। जहाँ जाति नहीं है वहां वो खानदान और घराने की बात करते हैं, कहीं हाउसेस की बात करते हैं, कहीं सेक्ट की बात करते हैं। तो आप क्या करेंगे, मान लो जाति नहीं रहेगी, ठीक है, जाति खत्म करो। चिंतन करना पड़ेगा ना, ये तो समाज शास्त्र का चिंतन होगा ना। वहां की फिर इकाई क्या होगी, क्या परिवार होंगे, कुल होंगे, या संप्रदाय होगा, ये केशव माधव संप्रदाय के अनुयायी हैं, ये फलाने संप्रदाय के हैं, क्या होगा। इतना बड़ा समाज है, 100 करोड़ हिंदू हैं, उनकी इकाइयां तो होंगी ना छोटी छोटी, तो कौन सी इकाई होगी, जाति नहीं है। तो संप्रदाय होगा क्या, ये संघी है, ये कांग्रेसी है, ये सपाई है, ये बसपाई है, ये पहचान करेंगे क्या मनुष्य की। ये पहचान तो और भी अशुभ है, और भी कलहकारी है, और भी विनाशकारी। आखिर मनुष्य की इकाइयां क्या होंगी।
क्योंकि ये जो जाति और वर्ण आदि है ये बहुत ही विस्तृत चिंतन में से निकला हुआ है। इसमें मनुष्य के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, राष्ट्र के बारे में सब सर्वांगीण चिंतन के बाद से निकला है। और सभी शास्त्रों में बार बार आएगा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गीता कहती। तो आप इन सब का निषेध कर रहे हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण को पता नहीं किसने सजा दिया, तो जनेऊ तोड़ो। भाई आर्य समाज ने तो कम से कम ये कहा था कि जिसमें वेद पढ़ने की इच्छा है, भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने की इच्छा है, ऐसा हर व्यक्ति जनेऊ धारण कर सकता है, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष। लेकिन उसको हवन यज्ञ, वेद विद्या आदि का सम्मान करना पड़ेगा। कम से कम एक सकारात्मक उसकी कसौटी थी। ठीक है, करने वालों ने उसका विरोध भी किया, तो वो एक उस तरह का विरोध शास्त्र के स्तर पे चलता रहता है। उससे समाज में प्राण आते हैं, जाना। जनेऊ तोड़े क्या बात, जाति तोड़ो क्या बात है। तो नारेबाजी, शगुफेबाजी, अचानक कुछ भी उछाल दिया। समाज की इकाई क्या होगी? सारे संसार में समाज की इकाइयां हैं। ऐसा तो कोई समाज नहीं है जिसको किसी एक समाज के नाम से, क्या अंग्रेजों को केवल अंग्रेज कह के जान सकते हैं? उनकी दुनिया भर के हाउसेज हैं, फैमिलीज हैं, चर्च हैं, ब्रांचेस हैं, इकाई है। संपूर्ण समाज की अलग अलग इकाइयां होती हैं। तो हिंदू समाज की इकाई क्या होगी, ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना। तय किए बिना आपने शुगुफेबाजी कर दी, जाति छोड़ो बच्चा। तो इकाई क्या होगी? संघी, भाजपाई, सपाई, बसपाई, कांग्रेसी, ये इकाइयां होंगी क्या? आदमी को हम कैसे पहचानेंगे? अभी तो स्वाभाविक कुल क्या है, जहां पैदा हुए भाई उस फलाने कुल का है। मुसलमानों में खानदान और घराने चलते हैं, फिरके चलते हैं कई जगह, जहाँ जो है ये फला, ये अमुक कबीले का है, हाशिम का है, कुरैश है, क्या है क्या नहीं। कोई तो सब जगह कोई ना कोई एक इकाई है ना। कहीं कबीला है, कहीं फिरका है, कहीं खानदान है, कहीं घराना है, कहीं हाउसेज है, कहीं सेक्ट है, कुछ ना कुछ है। हिंदू समाज की इकाई क्या होगी, इस पे सोचे बिना आप गुफेबाजी करने लगे, जाति तोड़ो, वर्ण तोड़ो। तो पागलपन कहते हैं, बुद्धिहीनता कहते हैं, लेकिन चल रहा है। तो इसी प्रकार जनेऊ तोड़ो, जनेऊ तोड़ो, ये कोई जनेऊ तोड़ो का संपूर्ण क्रांति से क्या रिश्ता हो सकता है? तो विचार विहीन नारेबाजी, तात्कालिक उत्तेजना, लोगों को बहा लेना, इससे क्या होता है? लोगों को आपने किस लक्ष्य के लिए बहाया, तो फिर इसमें कहा जाता है कि परिणाम से पता चलेगा। तो बहुत बुरा लगेगा। मैं स्वयं उसमें शामिल था, इसलिए लोग मुझे भी कहेंगे कि फिर तुम भी ऐसे ही थे। लेकिन हम लोग कोई उसके नेता नहीं थे, हम तो उसके कार्यकर्ता थे। लेकिन परिणाम से लगता है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का प्रयोजन अविचारित था। क्योंकि जेपी बहुत सदाशही सज्जन व्यक्ति थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दुष्ट प्रयोजन था, कोई खराब प्रयोजन था, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो अविचारित था, कोई विचार नहीं, बस नारेबाजी, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, हमें इतिहास हमारा है। अरे तुम क्या हो? तुमने मनुष्य के विषय में, मानव स्वभाव के विषय में, जीवन और जगत के विषय में, विश्व के विषय में कोई चिंतन नहीं किया। हम हैं, हमें इतिहास हमारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, तो नारा होकर रह गया। तो केवल राजनीतिक आंदोलनों से और राजनीतिक पार्टियों से किसी भी समाज का उत्कर्ष असंभव है। उसमें गहरी बात फैल पाना, चल पाना असंभव है। ये जो नारेबाजी चलती है, ये कर डालो, वो कर डालो, इसको हम लोगों को इस तरह समझना चाहिए कि ये अपना समर्थन जुटाने के लिए कहे गए नारे हैं, मोबिलाइजेशन टेक्निक है। समाज थोड़ा चिंतन से चलता है, गहराई से चलता है, उसकी इकाइयां क्या होंगी, क्या परंपरा रही है, उस परंपरा में क्या परिवर्तन अभी है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, उसमें क्या शुभ है, क्या अशुभ है, सब सोच विचार कर सयाने लोग ठहर कर बैठ कर सोचते हैं। देश भर में उस पर चिंतन हो। ये नहीं कि कोई एक संगठन अपनी शाखाओं में चिंतन कर दे, उससे तो नहीं होगा। वो तो आपका सांप्रदायिक चिंतन है, आपके संप्रदाय का। इतने कुल हैं, इतने घराने हैं, इतने गांव हैं, सबके परंपरागत पंचायतें हैं, आप हैं, सब में चिंतन हो। कोई बड़ा भारी तपस्वी ज्ञानी उसमें बताए कि हमारा ये उद्देश्य है, उनको जमेगा। वो अगर परंपरा से पुष्ट लगेगा तो जल्दी स्वीकार होगा। सब कुछ तो है परंपरा से ही। जो भारत में बोला जा रहा है वो भारतीय परंपरा से नहीं है, तो यूरोप की परंपरा से है। पार्टियां कहाँ से आई? यूरोप की परंपरा से। ये सब जातिवादी के विरोध में बात कहाँ से हो जा रही? क्योंकि पादरी लोग कहते थे। तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी परंपरा में ही, भारत के सभी राजनीतिक दल यूरो ईसाई परंपरा में, और जाति का विरोध पादरियों की परंपरा में, ईसाइयों की परंपरा में बोला जा रहा है। तो भारत की अपनी परंपरा में भी कोई चिंतन करना होगा, तब वो टिकेगा। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन
को नष्ट किया इंदिरा गांधी ने, लेकिन वो नष्ट इसलिए भी हुआ कि वो अविचारित था। वो एक नारा बनकर, भावोच्छ्वास बनकर, एक भावना का आवेग बनकर, एक सदाशयी व्यक्ति की सदिच्छा बनकर रह गया। उसके पीछे जो एक व्यवस्थित चिंतन, विद्या केंद्र, लगातार समाज में व्यापक स्तर पर विचार विमर्श, ये सब कुछ नहीं हुआ। ये था उसकी विफलता का रहस्य। इन सब बातों पर लगातार गहरा चिंतन चले, इसलिए भी आवश्यक है कि हम लोग जो 5 दिन का 21 से 25 दिसंबर तक राष्ट्रीय अभियान चला, राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके विषय में निधि समय समय पर सूचना देते रहेंगे। उसमें हम लोग उत्साहपूर्वक सहयोग करें ताकि वो बढ़िया कार्यक्रम हो और उसमें इन सब विषयों पर गहराई से चिंतन हो सकेगा, बातें सामने आ सकेंगी। आपने ठीक बात कही गुरुजी की। ये जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा उसमें बहुत सारे विषय, अभी मुझे महेश चंद्र शर्मा जी में मिले थे कार्यक्रम में, जो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय समग्र लिखा है, उनसे भी इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई। और ऐसे बहुत से कंटेंटफुल आपको सेगमेंट्स मिलने वाले होंगे उन 5 दिनों में। तो सत्रों को आप स्पॉन्सर अवश्य करिए, ऐसा आपसे निवेदन है। उसके लिए आप इस मेल आईडी पर हमें लिखें और आप हमसे बात करें, हमें सुझाव दें और क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी हमारे साथ में एक तरीके से विचार विनिमय करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। संपूर्ण क्रांति के विषय में जो गोविंदाचार्य जी की आपने बात की गुरु जी, जो आपने राम बहादुर जी की बात की, लालू और नीतीश ये दोनों ही परिणाम नहीं है, और मुलायम सिंह यादव जी जो कि नहीं रहे हैं अब जीवन में, और उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इस क्रांति के परिणाम थे, लेकिन वो तो बहुत बाद में आए थे, इसलिए उनका तो बात ही नहीं थी, तो बहुत बाद में वो आए थे। मुख्य, वो चरण सिंह हाँ के साथ। जी, एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़े सारे विषय हैं जिनके बारे में हमें कभी कभी मौका पड़ने पर जानना चाहिए। इसलिए ऐसे कार्यक्रम जो है वो संग्रहणीय कार्यक्रम होते हैं, इसलिए इसे लाइक का बटन दबा करके और उसे अपने साथ में सहेज के रखिएगा। कभी आपको आवश्यक लगे संपूर्ण क्रांति के बारे में जानना, तो इस 1 घंटे के कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम जो गुरुजी ने आज के इस कार्यक्रम में लिए हैं वो शायद आपने ना तो सुने होंगे, ना अक्सर लोगों से सुने होंगे, क्योंकि स्मरणीय क्षमता जो होती है वो भी सबके पास में उतनी होती नहीं है और इतनी स्पष्टवादिता भी नहीं रह पाती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। गुरुजी आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद आपका पधारने के लिए चर्चा में, और सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।